ये नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। So we will start with botany class. My name is Dr. Deepak Gupta, botany faculty, Kelvin Institute, with 20 years teaching experience. और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है मुझसे वो बायोलॉजी। बायोलॉजी इज basically the study of living organism. So we will talk about the properties of living in this chapter, especially the living world. मैं आपको एक दिखाता हूँ स्लाइड। हम बॉटनी में जो कंटेंट अभी स्टडी करेंगे दैट इज लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है व्हाट इज लिविंग, लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आफ्टर दैट हम लिविंग को कैटेगराइज कैसे करते हैं, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, इन सब पे डिस्कस करना है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, बिकॉज जैसे हमारा अपना एड्रेस होता है उसी तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी पूरे टैक्सोनॉमी में एक एड्रेस है, उसका एक वैलिड क्लासिफिकेशन है। उसको किंगडम से लेके जीनस स्पीशीज तक हम किस तरीके से ग्रुप करते हैं और उसमें बेसिकली रूल्स क्या है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वो रूल क्या है जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दोज रूल्स वो हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं और फिर उसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आएगा। एंड आफ्टर दैट टैक्सोनॉमी, क्योंकि एक पुरानी ब्रांच है बॉटनी की, तो उसमें टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन से हैं जिनकी हेल्प लेकर हम टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें बेसिकली व्हाट इज लिविंग पढ़ना है, एंड देन डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक एड्स एंड ऑल। गुड मॉर्निंग बोला गया है। वंश, तान्या, विधि, सुरेखा, सरफरा, शान्ना, प्रदुल्या। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट इज लिविंग, बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मेन हमारा मुद्दा ये है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई सोल प्रॉपर्टी है भी या नहीं, हमें वो भी देखना है। तो अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लिविंग स्टेटस दे सकते हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी है ना। आपको मैंने बताया था पहले भी, और आपने क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, तो आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इन 4 के अलावा कोई 5वीं कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी तो और भी है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो कैटेगरी है जहां से नीट में क्वेश्चन आएगा। आप अगर इसमें एडॉप्टेशंस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, है ना, और अगर आप प्रोसेस को इसमें ऐड कर दें, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी आ जाएगा इसमें, और इसके साथ साथ सेंसस को परसीव करने की पावर आ जाएगी। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है तो उसके लिए एडॉप्टेशंस को डेवलप कर लेगा। ये सारी भी लिविंग की प्रॉपर्टीज हैं, बट वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिकली एनसीईआरटी ने दी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीजें पढ़नी होती हैं, और उन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, बाकी जो मैंने बोला आपको वो सारी प्रॉपर्टीज भी आएंगी। अगर आप एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस लेंगे तो वो चीज भी है। तो हमें इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पे भी जाना है और बाकी चीजों को भी देखना है। मैं आपको ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट है, एडॉप्टेशंस भी इंपॉर्टेंट है,
रिस्पॉन्स अभी हम वैसे तो कॉन्शियसनेस में इसको डिस्कस करेंगे, बट रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन, एडॉप्टेशन, रिस्पॉन्सेस, ये सारी चीजें भी हमें साइड बाय साइड देखनी है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको देखना है दैट इज ग्रोथ, है ना, उसको आप ग्रोथ की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ग्रोथ को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रोथ नॉर्मली अगर पूछा जाए किसी से कि भाई ग्रोथ क्या होती है, तो उसका आंसर होता है कि ग्रोथ का मतलब है कि सर मास इंक्रीज करेगा, तो उसको हम ग्रोथ बोल देंगे। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो वो ग्रोथ कहलाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि मास तो इंक्रीज हो रहा है, बट मास में जो इंक्रीज है वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए। ग्रोथ परमानेंट होती है, तो जो इंक्रीज होनी है वो इंक्रीज परमानेंट होगी, तो ही वो ग्रोथ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इंक्रीज है वो कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल इंक्रीज होना चाहिए। इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा तो ग्रोथ कहलाएगा। फिर लिखा है कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आप इंक्रीज को शो करें, इंक्रीज इन मास, आप किसी चीज का मास इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, हम किसी सेल्स का नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक जैसे ये एक सेल है, अब इस सेल को अगर आपने मास में इंक्रीज किया तो नंबर इज कांस्टेंट, 1 सेल टू 1 सेल, बट फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे इसका साइज बढ़ गया, तो ये मास में इंक्रीज हुआ। और अगर हम नंबर लेते हैं, ये सेल डिवाइड करती है और इसके बाद इसके नंबर्स बन जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स बन गए और अल्टीमेटली मास फिर भी इंक्रीज हुआ, तो उस सेंस में फिर ये नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज कहलाएगा। सो दो अलग अलग टाइप की हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब देन बात आती है टाइप्स की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अगर आप सेल की बाउंड्री पे केवल मटेरियल का डिपोजिशन करें, लाइक दिस, एक सेल है जो मटेरियल का डिपोजिशन अपनी बाउंड्री पे कर रहा है, सिर्फ बाहर बाहर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। डिपोजिशन हुआ तो ये कहलाएगा ग्रोथ बाय एक्रिशन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बाय एक्रिशन। ये एक्रिशन वाली ग्रोथ कहलाती है ना। एक्रिशन वाली ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो भी डिपोजिशन मटेरियल का किया हुआ है, वो मटेरियल का डिपोजिशन केवल सरफेस पे किया, ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है। हालांकि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अगर इंटरनली डिपोजिशन किया गया है, इंटरनल क्या है? सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट कहलाता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो अगर लिविंग कंटेंट के अंदर कोई चीज डिपॉजिट हुई है एंड देन मास इंक्रीज हुआ, दैट विल बी द इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो दो अलग अलग टाइप की ग्रोथ हो गई है। सरफेस पर डिपोजिशन हुआ तो हुआ एक्सट्रिंसिक, और अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिपॉजिट हुआ तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट ये था हमारा कि ग्रोथ को हम जो ले रहे हैं, ग्रोथ कांट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या ग्रोथ के बेस पे लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? देन ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो, बिकॉज ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह कॉमन है। नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी बुक में है कि माउंटेन्स हो गए हमारे पास, बोल्डर्स हो गए, सैंड मोल्ड्स हो गए, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्रिस्टल्स भी क्या करते हैं? वो भी अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बट दैट इज ओनली बाय इंक्रीज इन मास इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एक्सटेंसिव ग्रोथ कहाँ होती है? ये केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रोथ होगी वो प्योरली कैसा होगा? एक्सटेंसिक होगा। हालांकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट पार्ट यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल टिश्यू इन्वॉल्व, डिपेंडिंग ऑन द एज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ग्रोथ जो भी आएगी वो ग्रोथ एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक दोनों हो सकती है। तो क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए हमने बोला कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। यस, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, लेकिन क्योंकि वो ग्रो कर रहा है इसलिए वो लिविंग है, ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इसीलिए हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया, है ना। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि प्लांट में जैसे ग्रोथ होती है तो वो लाइफ के किसी भी स्टेज में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती रहती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो अप टू ए सर्टेन एज होती है। एक लिमिट के बाद एनिमल सेल ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं, जो ऑर्गन्स है उनका साइज बढ़ना रुक जाएगा, हाइट बढ़ना रुक जाएगी। सो एनिमल्स की ग्रोथ हमारी लिमिटेड है। इट विल बी कॉल्ड, आप कह सकते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है। लेकिन जो प्लांट में ग्रोथ हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है, वो किसी भी एज में किसी भी स्टेज पे ग्रो कर सकते हैं, है ना।
नाउ सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज द रिप्रोडक्शन। ग्रोथ से बात नहीं बन रही है तो क्या रिप्रोडक्शन से बात बन सकती है? रिप्रोडक्शन से बात कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकता है? तो उसका आंसर देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज सिंपली एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे मल्टीप्लाई करता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। फिर बात आती है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सब जानते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। यहाँ दो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन है। एक आप ले सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है ए सेक्सुअल। पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे बाइनरी फिशन होता है, एक सेल दो में स्प्लिट हो गया, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स ब्रेकिंग, सो सेल डिवाइड इनटू टू, जैसे आप बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है। इवन सेल डिवीजन भी अपने आप में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। अगर सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को ले लें लाइक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका नंबर बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ रहा है तो उसका रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इस केस में क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स is equivalent to their mode of reproduction in case of single cell organism। सिंगल सेल के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सेल डिवीजन जिससे सेल का नंबर बढ़ता है, और रिप्रोडक्शन जिससे नंबर बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि सेल ही ऑर्गेनिज्म है इसलिए दोनों बातें एक जैसी हो जाएंगी। हम बडिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं। बडिंग जैसे आप आगे फंगी में पढ़ोगे, ईस्ट में होती है, या आपने हाइड्रा में पढ़ा होगा, तो बडिंग भी मल्टीप्लीकेशन का तरीका है। इवन फ्रेगमेंटेशन इज ए गुड ऑप्शन। हम फ्रेगमेंटेशन से भी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में जैसे मॉसेस में हम आगे पढ़ेंगे, एल्गी है, फंगी है, इनमें पीसेस बनेंगे और हर पीस अपने आप में इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा इसमें एक रीजनरेशन का भी ऑप्शन दिया है। रीजनरेशन के एग्जांपल में जैसे प्लेनेरिया, यहाँ पे एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। फंगी और एल्गी में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन जाएंगे, दोज आर आल्सो कंसीडर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, डिफरेंट तरीके हैं, बट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं बाय फ्यू ऑफ द डिस्कस्ड वेज। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो फिनोमिना इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड मियोसिस, अदर इज कॉल्ड सिनगेमी। सो मियोसिस एंड सिनगेमी, मियोसिस और सिनगेमी इंपॉर्टेंट है ना? ओके, हरीश, दिशांत, तो ये हमारा होगा मियोसिस और सिनगेमी का प्रोसेस अगर है तो उसमें फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आएगा। यहां भी इंपॉर्टेंट है कि क्या रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग मान सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग मानने का पर्पस ये होगा कि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये भी ग्रोथ के इक्विवेलेंट है, और अगर ऑर्गेनिज्म स्टेराइल हो जाएगा, है ना, जैसे नीचे लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में कल आपने म्यूल कंसिडर किया है मान लीजिए, या स्टेराइल कपल है, तो उस केस में वो लिविंग है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। सो हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट नहीं कर सकते। फिर आपने थर्ड डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनका जो टोटल होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म आप दो टाइप की लेते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल में आपने रेस्पिरेशन कंसिडर किया है। कैटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगी और वहां पे एनर्जी का यूज होगा। तो जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शन का सम है वो एनाबॉलिज्म, जितनी भी डिग्रेडेटिव रिएक्शन का सम है वो कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिला देंगे तो मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म में क्योंकि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सेल इज द साइट, सेल वो जगह है जहां पे हम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जहां पे मेटाबॉलिज्म को गवर्न करते हैं। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल, और सेल होना, अब जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेल होना डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। सेल को हम डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर सेल के अंदर हो रही है तो वो डिफाइनिंग कहलाएगी।
बट यहाँ पे भी एक टेक्निकल इश्यू है, एंड दैट टेक्निकल पॉइंट इज कि क्या ये रिएक्शन बॉडी से बाहर भी हो सकती हैं? अगर ये रिएक्शन बॉडी से बाहर होंगी तो क्या हम फिर इनको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे? देन फिर यहाँ पे आंसर आएगा कि उन्हें हम ना तो लिविंग बोलेंगे ना नॉन लिविंग बोलेंगे, दे आर प्योरली केमिकल रिएक्शन। जैसे नीचे दिया है कि अगर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, आइसोलेटेड का मतलब है बॉडी से बाहर निकाल लिया, सेल से बाहर निकाल लिया, देन व्हाट? तो दे आर नाइदर नॉन लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो हम ना तो लिविंग में मानेंगे नॉन लिविंग मानेंगे। रिएक्शन लिविंग थिंग्स तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ क्योंकि वो लिविंग के अंदर भी होती हैं तो आप उन्हें लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म अगर सिंगल पूछा जाए कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है या नहीं है, तो डिफाइनिंग नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म अकरिंग इनसाइड द सेल डिफाइनिंग है या नहीं है, देन डेफिनेटली डिफाइनिंग हो जाएगा। सेल के होने का मतलब है डिफाइनिंग फीचर, है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। एंड देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज द कॉन्शियसनेस। हम डिफरेंट जो परसेप्शन है हमारे इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब के लिए प्लांट और एनिमल अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन सब में चेंजेस को वो परसीव करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो सेंसेस को परसीव करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। सिंपली बोलेंगे तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। बाहर के इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स शो करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बहुत पॉपुलर टर्म है कि वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। और अब अगर हम इसको डिफाइनिंग में लाएं, देन डेफिनेटली इट्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट ऑब्वियस है। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लिखा गया क्योंकि किस एबायोटिक स्टिमुलस को हम परसीव कर रहे हैं और बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसकी मैकेनिज्म अलग है। हमारा टेम्परेचर के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, हमारा ह्यूमिडिटी के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, अगर प्लांट है तो उनमें लाइट के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, उनमें टोपोग्राफिक फैक्टर्स के लिए क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कॉन्शियसनेस इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर एक सिंपल क्वेश्चन है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, इस सब में डिफाइनिंग क्या है, तो सिंपल है कॉन्शियसनेस। हालांकि मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग बन सकता है अगर वो सेल के अंदर कंसिडर किया जाए। तो कल हमने यहाँ तक यूजुअली रिवीजन में लिया था कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। अब बात आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारा लिविंग डिसाइड हो गया कि हम कॉन्शियसनेस के बेस पे, रिस्पॉन्स करने के बेस पे लिविंग डिसाइड करते हैं। अब बात आती है कि क्या लिविंग और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग हट गया, अब लिविंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो। बेसिकली बायोलॉजी को स्टार्टिंग में कभी डिवाइड किया गया था दो ग्रुप में, प्लांट्स और एनिमल्स, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बट जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा और फना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स मिलने लगे, तो उनको एक अलग स्टेटस दे दिया, दीज आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स अलग है, प्लांट अलग, एनिमल अलग, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो भी लिविंग वर्ल्ड है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस टाइप के ग्रुप्स में आएंगे, या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे या माइक्रोब्स होंगे। टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हम काउंट कर लें अर्थ पे कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, तो फिर वो डाइवर्सिटी कहलाएगी। हालांकि डाइवर्सिटी में अगर हमने स्पीशीज कौन लिया है, मींस टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, सो दिस विल बी कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसको आप क्या बोलेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। ये सबसे सिंपल पैरामीटर है। सबसे सिंपल पैरामीटर का मतलब है मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर डाइवर्सिटी का डेटा दिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो डेटा जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को लेके है। तो जैसा एक रफ डेटा दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, उसमें से 0.1 मिलियन एनिमल्स, 0.5 मिलियन प्लांट्स। और एनिमल्स में सबको पता है, एनिमल्स में 70% इंसेक्ट्स आते हैं, जो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है अमंग ऑल द प्लांट्स, अमंग ऑल द एनिमल्स। और अगर हम प्लांट्स में काउंट करेंगे तो यहाँ पे फंगी मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। जितनी फंगी है लगभग उतने ही एंजियोस्पर्म्स हैं। तो एंजियोस्पर्म्स और फंगी दोनों में से एक चूज करना हो, देन फंगी आर मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। अब हमें इस बायोडाइवर्सिटी में ये देखना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का डेटा है वो है कितना। एक्चुअली हम कहीं पढ़ते हैं आगे कि जितना भी ये डाटा लिखा है 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, ये डेटा है कितना, एक्चुअली दिस इज द 22% ऑफ ग्लोबल एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी।
जितना, क्योंकि एस्टिमेटेड है, अभी कोई कैलकुलेट करके पूरा तो दिया नहीं गया, बट जो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से दे रखा है कि जितना भी हम जानते हैं वो कितना है, दैट इज ओनली द 22% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी ले लिया। इसका मतलब बाकी ऐसा बहुत सारा सेक्शन है जो अननोन है। अब अगर ये अननोन है तो उसको हम नोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जहां तक मैं आपको बता रहा था कि 3 अलग अलग लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब। उनको अगर हम डोमेन में डिवाइड करें तो कार्ल वूस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, 16s राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग की। 16s राइबोसोमल आरएनए आप या तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये 16s राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का इंटीग्रल कंपोनेंट है। अगर इसकी सीक्वेंसिंग करके हम देखें तो हमारे पास ये 3 अलग अलग डोमेन आते हैं। एक आर्किया है, आर्किया मींस एंशिएंट, जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है वो। अब जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है वो एक किंगडम में रखे गए, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। फिर है ये बैक्टीरिया, जिस मॉडर्न बैक्टीरिया, एडवांस बैक्टीरिया, उनको यहाँ रख दिया गया। और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, 4 अलग अलग किंगडम बना दिए गए। जो बेसिकली आप मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं, दिस वाज अर्लियर प्लेस्ड एज किंगडम मोनेरा। तो जो मोनेरा किंगडम था उसको बेसिकली 2 में डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उनके लिए 2 डोमेन बनाए गए। अब डोमेन किंगडम से भी ऊपर आ जाएगा, तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डोमेन क्या है। डोमेन इज ए कैटेगरी अबव किंगडम, हायर देन किंगडम। किंगडम से ऊपर भी ये कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, ये प्रोजीनोट है ना। इस प्रोजीनोट से ये 3 अलग अलग लाइन बन गई, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। और फिर इनके आगे आर्किया का अलग लाइन है, बैक्टीरिया का अलग है, और यूकैरियोट में भी आपने 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए। तो इस तरीके से हम आगे इसको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर लेके आते हैं तो आर्कीबैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया सिंस ओरिजिन। पहले ये मानते थे कि आर्कीबैक्टीरिया से बैक्टीरिया बने, बट जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया बेसिकली दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, दैट एंसेस्टर इज प्रोजीनोट। ऐसा नहीं है कि आर्कीबैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया बन गए। आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, दैट एंसेस्टर इज कॉल्ड प्रोजीनोट। तो ये एक थोड़ा सा चेंज आया क्लासिफिकेशन में कि हम पहले मानते थे कि आर्कीबैक्टीरिया से बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से यूकैरियोट, पहले सिंगल सेल के यूकैरियोट फिर मल्टी सेल के यूकैरियोट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज इस तरीके से। तो आपको ये प्रोजीनोट के बारे में याद रखना है, प्रोजीनोट एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो अननोन हमारा ऑर्गेनिज्म था, 22% इज अ नोन डाइवर्सिटी। अगर हम मान लेते हैं कि 78% है तो अननोन डाइवर्सिटी है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस अननोन को नोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें ये जो टर्म्स यूज होते हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइक सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इन सब का मतलब क्या है, तो इन सबको आप बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना। डाइवर्सिटी में ये चीजें ये है। सो सिस्टमैटिक्स वर्सेस टैक्सोनॉमी। अर्लियर ये था कि सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड थे, लेकिन एक साइंटिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट है, सिम्पसन, इन्होंने 1961 में क्या किया, इन ब्रांचेस को अलग अलग स्टेब्लिश किया। तो एज पर सिम्पसन क्या है कि सिस्टमैटिक्स अलग है, टैक्सोनॉमी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है। अब ये अलग अलग किस तरीके से है, तो सिस्टमैटिक सबसे पहले दिया है। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है वो आप स्टडी करेंगे, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी लाएंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी, है ना। जैसे अगर कहा जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अननोन है, तो ये अननोन है, ये कंफर्म कैसे होगा, बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड अननोन होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि ये अननोन है, बट जब आप उसको सर्च करते हैं तो पता चलता है किसी और कंट्री में किसी और टैक्सोनॉमिस्ट ने उसको ऑलरेडी क्लासिफाई किया है, आपको नहीं पता था, लेकिन ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन है। तो ये एक्चुअली अननोन है, इस बात को आप कैसे कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने का तरीका सिंपल होता है, जैसे हमारी डेली लाइफ में होता है कि हम एक कंपैरिजन करते हैं, जो हम जानते हैं
और जो हमारा सैंपल है। अगर सैंपल की प्रॉपर्टीज हमारी नोन प्रॉपर्टी से मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब ये नोन होगा, अगर किसी एक पॉइंट पे मैच नहीं करती तो वो अननोन होगा। तो जब आप सिस्टमैटिक में कंपैरिजन करते हैं, कि सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव करेंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। आप चाहें तो मॉर्फोलॉजी से कंपैरिजन कर सक लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल डेटा ले सकते हैं, एनाटॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डेटा हो सकता है ना, बायोकेमिकल डेटा हो सकता है, इकोलॉजिकल डेटा हो सकता है ना, कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, कि एक मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मुझे पता करना है कि ये नोन है या अननोन। तो जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म थे मैंने उनसे कंपेयर किया, जो मेरे पास है मुझे उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस, जितने कैरेक्टर्स को मैं कंसिडर करना चाहूंगा मैं उसको लेके कंपैरिजन करूंगा। तो सिस्टमैटिक क्या बन गया, बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी है, अननोन वर्सेस नोन। नोन को अननोन से आप एक कंपैरेटिवली कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन करने के बाद क्या होता है, एक फाइनल आपका कंक्लूजन आता है कि यस इट इज अननोन। जो प्रॉपर्टीज मुझे दिखाई दे रही हैं वो नोन ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि ये अननोन है ना? जैसे कभी आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रीडिंग होती है कि ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेफरेंस। लाइक आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्राइटेशन कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर्स को फिजिक्स में यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी नोन है कि इतनी एरर आती है। अब आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिकली आप उस रेफरेंस से अपने एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं। सेम हियर, यहां भी हमारे पास नोन ऑर्गेनिज्म का डेटा है और जो मुझे सैंपल मिला मुझे ये चेक करना है कि वो अननोन है या नोन। तो उस बात को कैसे मैं चेक करूंगा, उस बात को चेक करने का सिंपल यही लॉजिक है कि आप एक कंपैरिजन कर लीजिए। तो सिस्टमैटिक बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी कहलाती है। आप इसमें एवोल्यूशन ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। सो सिस्टमैटिक क्या है, इट इज द कंपैरेटिव स्टडी, डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन एंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। मान लीजिए एक डिसाइड हो गया हमारे पास कि ऑर्गेनिज्म का स्टेटस अननोन है, हमने सिस्टमैटिक से कंक्लूड कर लिया कि यस इट इज अननोन। अब क्या करेंगे, अब अगर ये अननोन है तो फिर आगे का काम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको इसका नाम देना है। कब तक इसको अननोन बोलते रहेंगे तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म आएगा, एंड दैट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। आप इसको एक साइंटिफिक नेम देंगे सो दैट इसको बाकी लोग भी यूज कर सकें। आप बार बार इसे अननोन तो नहीं बोल सकते ना कि सर ये अननोन है, सर ये अननोन है, अब इसको नेम भी तो देना होगा ना। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नाम दे दिया, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको किसी क्लासिफिकेशन में प्लेस करेंगे, दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास नोन क्लासिफिकेशन है, ऑलरेडी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है फॉर एग्जांपल। तो जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है उनमें हम इस ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, ऑर्गेनिज्म को रखने के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन करना, बट क्लासिफिकेशन कैसे करना है, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, ये है ना। तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स जो यूज किए जाएंगे, जैसे वर्नियर कैलिपर्स को क्या यूज है, कैसे यूज करना है, वो किसी ने दिया, आप केवल उसको यूज करके अपना पर्पस सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स बनाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऐसे करना है, और फिर उसके फॉलोअर्स जो भी होंगे उस टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल प्रोसीजर को यूज करके जो आगे क्लासिफिकेशन करेंगे वो सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। इसको आइडेंटिफाई करना, इसकी प्रॉपर्टीज बताना, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। कीज आर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हम इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के हिसाब से किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपको एक अननोन मिल गया जो आपको सिस्टमैटिक से कंफर्म हो गया, आपने उसको नाम दे दिया, दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है आज की डेट में इन द कंट्री, उस क्लासिफिकेशन में उसको रखना है। उसको पहचानने के लिए जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स देने हैं, उसको कैरेक्टराइज करना है, वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द टैक्सोनॉमिक कीज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन करने में कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स यूज होंगे, those principles and procedures are comes under taxonomy। तो सिस्टमैटिक्स को टैक्सोनॉमी से बिल्कुल अलग किया गया है ना।
जैसे अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो एनसीईआरटी लिखने वाले लोग अलग हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने वाले लोग अलग हैं, है ना। किसी ने लिखा, अब क्या लिखा जाएगा वो अलग मैटर है। सेम हियर कि टैक्सोनॉमी में रूल बना दिया गया कि पहला लेवल किंगडम आएगा। फॉर एग्जांपल आप क्लासिफिकेशन जैसे आगे पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेवल क्या आएगा, किंगडम, फिर क्या आएगा, डिवीजन, फाइलम, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यही रहेगा पूरे वर्ड में। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑब्लिगेट है, कंपलसरी है। तो ये पहले किसी ने बनाया होगा, पर फॉलो करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम प्रिंसिपल प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहलाएगा कि उसको आप अप्लाइड वे में यूज करोगे। बीच में आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा क्योंकि आपको नेमिंग करनी है अलॉन्ग विद द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इफ पॉसिबल। आप अगर करना चाहें तो उस चीज को करेंगे, वरना कोई और करेगा। तो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, ये अलग अलग चीजें थी। अब हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। हमें पढ़ना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कि अगर आप इससे पहले के नॉमेनक्लेचर की बात करें, ये अराउंड 16 सेंचुरी के आसपास की बात है, तो उस टाइम की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के तरीके थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। किसी का नॉमेनक्लेचर भी करना है तो उसका बहुत बड़ा नाम होता था, ना तो आसानी से याद हो सकता है और ना ही कोई प्रॉपर वो आएगा। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग साइंटिफिक नेमिंग होनी चाहिए, बिकॉज एक ही फ्रूट या वेजिटेबल का नाम अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग होता है। तो साइंटिस्ट के लिए तो ये पॉसिबल है नहीं कि वो सारी लोकल लैंग्वेजेस को याद करें। सो वर्निकुलर नेम्स आर ऑल्सो डिफरेंट, लोकल नेम्स आर ऑल्सो डिफरेंट। हमें क्या करना है, एक साइंटिफिक नेमिंग करनी है, और उस साइंटिफिक नेमिंग का मतलब है कि अक्रॉस द वर्ल्ड वही नॉमेनक्लेचर फॉलो किया जाएगा। तो उसमें जो सिग्निफिकेंट नॉमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल है। बाई मीन्स टू, नोमियल नेम, नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, और ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस को आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, है ना, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनका कंट्रीब्यूशन काफी कुछ है, आगे भी आप देखेंगे। तो टैक्सोनॉमी के फादर जो है वो कैरोलस लीनियस कहलाते हैं। अब कैरोलस लीनियस ने जो भी रूल्स दिए अपने टाइम पे, वो रूल्स भी हम देखेंगे, और उनमें जो चेंजेस अगर किए गए हैं तो उन चेंजेस पे भी हमें जाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो लीनियस के टाइम पे ये था कि जनरली ये लैटिन बेस्ड होगा। एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड की गई कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जिस लैंग्वेज को यूज करना है वो लैंग्वेज क्या है, लैटिन होगी। लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, ईजी है उसको समझना, उसको लिखना, उसको पढ़ना आसान है, इसलिए लैटिन बेस रखे गए। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक वैलिड नेम होगा, देयर इज वन वैलिड नेम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम नहीं दे सकते। अगर दो होंगे तो उसमें से कोई एक इनवैलिड होगा और कोई एक वैलिड होगा। ये जो वैलिड टर्म है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि वैलिडिटी के क्या क्राइटेरिया है। तो विदाउट गोइंग इन डिटेल हमें सिर्फ याद रखना है कि साइंटिफिक नेम एक होगा और वो वैलिड होगा। अब जहां तक बात है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसमें दो वर्ड होंगे, तो एक जेनेरिक वर्ड होगा, एक स्पेसिफिक होगा। एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे लिखा हुआ है, ये मैंगीफेरा है, यहाँ देखिए ये होमो सैपियंस, ये होमो है, ये सैपियंस है। सो नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी जेनेरिक एपिथेट। दूसरा वर्ड क्या है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। सो नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, genus and species, representing genus and species। जेनेरिक एपिथेट फर्स्ट है और फिर दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जेनेरिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे ये कैपिटल एच है, ये कैपिटल में होगा, है ना। जो जेनेरिक नेम है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा, रूल है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो स्मॉल में होगा, फर्स्ट लेटर इन स्मॉल फॉर्म। ये स्पेसिफिक एपिथेट का है। तो नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जीनस एंड स्पीशीज, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल।
अगर इनको प्रिंट किया गया है, जैसे आप देख ही रहे हैं ये इटैलिक में लिखा हुआ है, इट शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक में लिखने का मतलब है कि ये ओरिजिन को शो करता है, इंडिकेटिंग इट्स लैटिन ओरिजिन। और अगर इसे हाथ से लिखा गया, मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एपिस मेलिफेरा कोई भी नाम लिखेंगे तो फिर मैं इसको अलग अलग अंडरलाइन करूंगा, एपिस को अलग अंडरलाइन किया जाएगा, मेलिफेरा को अलग। तो अगर हैंड रिटन है देन शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करना है। और अगर प्रिंटिंग फॉर्म में है तो इटैलिक फॉन्ट में होगा, जो ये शो करेगा कि इसका लैटिन ओरिजिन है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है ऑथर साइटेशन की, कि ऑथर को ऑनर देने के लिए जिस भी ऑथर ने इस नेम को दिया उसका नाम लिखा जाएगा, या तो फुल या एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लीनियस ने ये नाम दिया था तो LINN शॉर्ट में लिख दिया गया, या कैपिटल L लिख दिया गया। मैंगीफेरा इंडिका कैपिटल L या मैंगीफेरा इंडिका LINN, आप दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो रूल्स हैं जो बेसिकली कैरोलस लीनियस ने सजेस्ट किए थे एट द टाइम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये आएगा, एक वैलिड नेम होगा, साइंटिफिक नेम एक होगा, लैटिन ओरिजिन का होगा, कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। अगर प्रिंट किया गया है तो इटैलिक में प्रिंट करेंगे, अगर हाथ से लिखा गया है तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। और लास्ट में ऑथर साइटेशन आएगा, ऑथर को ऑनर देने के लिए उनको शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखा जाएगा, या तो कैपिटल लेटर लिख दीजिए या फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे कैपिटल L या LINN दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब नीट में देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या है। तो मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका कैप L, ये पूरा नाम है ना। अगर आप मैंगो का नाम लिख रहे हैं तो क्या है, दिस इज मैंगीफेरा, ये हो गया जीनस, अंडरलाइन कर दिया मैंने, M कैपिटल है, इंडिका स्पीशीज, I स्मॉल है, अंडरलाइन कर दिया, लास्ट में मैंने कैपिटल L लिख दिया। और आप चाहें तो इसकी जगह LINN शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका L ये एक्चुअली नेम है। तो जब प्रिंट होके आएगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो नीट में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिए कि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द NCERT जैसा लिखा गया है, अगर ईयर भी लिखा है साइंटिस्ट का, अगर सिटीजनशिप भी लिखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये वाले साइंटिस्ट ब्रिटिश के थे, ये वाले फिजिसिस्ट थे। अगर ये भी NCERT ने में लिख दिया कि फलाना साइंटिस्ट फिजिसिस्ट था और उसने ये डिस्कवरी की इस ईयर में, तो उसका फिजिसिस्ट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो डिस्कवरी जो आप बायो में पढ़ रहे हैं। तो NCERT इसीलिए आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है, और वहां से भी क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, और ऑलरेडी नीट में आए हैं। अगर आप आर्काइव के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको इतने माइक्रो लेवल पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये वाले साइंटिस्ट की सिटीजनशिप क्या थी, है ना। नीट 18 का ही क्वेश्चन है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ओके, शर्वा ने लिखा था कि बुक सिस्टेमा नेचुरे क्या है, एक बार बता दीजिए। सिस्टेमा नेचुरे लीनियस की बुक है, लीनियस ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसमें से सिस्टेमा नेचुरे एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स और उसमें जो एग्जांपल्स दिए गए, जैसे आज मान लीजिए आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म नोन है, तो सबका नॉमेनक्लेचर भी होगा। तो क्या सबका नॉमेनक्लेचर दिया गया लीनियस ने? नहीं, लीनियस ने जो भी नॉमेनक्लेचर दिया उस टाइम पे, जितने भी प्लांट और एनिमल का दिया, तो उनके एग्जाम्पल्स को नाम लिख के और उसको प्रिंट कर दिया। तो सिस्टेमा नेचुरे लीनियस की बुक है जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके बारे में समझाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टेमा नेचुरे लीनियस ने लिखा है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, श्रवण कुमार सर मैं ब्यूटी हूँ, ठीक है आप ब्यूटी कुमारी, ठीक है मैं समझ गया। तो सिस्टेमा नेचुरे का रोल क्या है कि उसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके एग्जांपल्स के बारे में, उसमें जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिटन इन बुक सिस्टेमा नेचुरे बाय लीनियस। तो ये आपको बाइनोमियल के रूल्स याद रखने। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला था कि वैलिडिटी का क्राइटेरिया क्या है, कोई भी नेम वैलिड नेम कब कहलाएगा। तो उसमें ये दिया है कि लीनियस ने जो बुक लिखी है वो 1758 में लिखी, एंड दैट इज द 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरे। तो 1758 से पहले जितने भी नाम दिए गए थे वो सारे इनवैलिड हो गए,
और 1758 के बाद, इस बुक के पब्लिश होने के बाद, इस एडिशन के आने के बाद जितने भी नाम दिए गए, क्योंकि वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए, सो सारे नेम्स हो गए वैलिड, और उससे पहले के जितने भी थे वो इनवैलिड हो गए। तो इसमें 1758 आपको याद रखना है, दैट इज अ 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरे, और इसके बाद जितने भी नाम है वो वैलिड आएंगे। तो वैलिडिटी का जो वर्ड था, जो हमने अभी देखा था कि वैलिड का मतलब क्या है, तो वैलिड का मतलब ये आएगा, है ना। ये आपको ईयर याद रखना है कि ये लीनियस ने जब सिस्टेमा नेचुरे को 10th एडिशन दिया 1758 में, तो उसके बाद के जितने नाम है वो सारे वैलिड, और उससे पहले के जितने भी नाम थे वो इनवैलिड, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी का बेस क्या है। ये एक्चुअली लीनियस के टाइम पे तो नहीं था, लेकिन बाद में एग्जिस्टेंस में आया। हमने शुरुआती यहीं से की है कि लैटिन बेस्ड होना चाहिए, और जो नाम है वो एक ही होगा, वन वैलिड साइंटिफिक नेम। तो अब बात अगर ये आती है कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, कभी ऐसा अगर हो कि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम दे दिए जाएं, दोनों ही वैलिड हो, दोनों ही लेजिटिमेट यानी लीगल हो, देन व्हाट। हालांकि दो नाम क्यों माने गए, दो साइंटिफिक नेम क्यों एक्सेप्ट किए गए, उसके भी कुछ अपने क्लॉजेस हैं, वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ने कि दो वैलिड नेम क्यों है, लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म के दो वैलिड नेम है। अब अगर दोनों वैलिड नेम है तो फिर उस केस में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, तो उसमें यह कहा जाता है कि जो नाम पहले पब्लिश किया गया, जो नाम पहले दिया गया था, वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, और जो दूसरा नाम था वो पहले वाले का सिनोनिम बोला जाता है ना। ठीक है, या तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, बट अगर दोनों को लिखना है तो आपको पहले वो लिखना है जो एक्चुअली पहले पब्लिश किया गया था। तो जो अर्लियर वन था जिसको हमने वैलिड माना, और उसके लिए अभी हमने क्या पढ़ा, 1758 फॉर एनिमल्स एंड 1753 फॉर प्लांट। हालांकि ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ईयर याद कर सकते हैं कि 1753 में प्लांट का और 1758 में एनिमल का, इससे पहले के जितने भी नाम थे वो। अब जो दूसरा वैलिड नेम आएगा वो क्या है, दैट इज कंसिडर्ड एज द सिनोनिम। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको आप इस तरीके से देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक हम फंगी का नाम लिख रहे हैं, दैट फंगी इज एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो जीनस है, कैंडिडा स्पीशीज, ए कैपिटल सी स्मॉल अंडरलाइन सेपरेटली एज यूजुअल। अब इसका नाम चेंज किया गया, तो यहाँ पे SYN दैट इज डिनोट सिनोनिम। नाम क्या आया, सिस्टोपस कैंडिडा। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, बेसिकली जीनस बदल दिया गया, एल्ब्यूगो की जगह क्या नाम आ गया, सिस्टोपस आ गया। तो नाम तो ये दोनों वैलिड है, चाहे तो आप एल्ब्यूगो कैंडिडा यूज करिए, चाहे सिस्टोपस कैंडिडा यूज करिए, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ये कहते हैं कि सर मुझे दोनों नाम एक साथ लिखने हैं, मुझे इस फंगी, ये फंगी है, फंगस है, आगे आप पढ़ोगे फाइकोमाइसिटीज क्लास में आएगा, अगर आप इसका नाम पूरा लिखना चाहते हैं तो रूल ये कहता है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा पहले आएगा, सिस्टोपस कैंडिडा बाद में आएगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते लाइक सिस्टोपस कैंडिडा सिनोनिम एल्ब्यूगो कैंडिडा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूगो कैंडिडा पहले दिया गया था तो इसलिए पहले वो लिखा जाएगा, जो बाद में दिया गया दैट इज सिस्टोपस कैंडिडा, वो एज ए सिनोनिम ट्रीट होगा, तो बीच में SYN आएगा। नाम लिखने के तरीके, नामनक्लेट कैसे करना है वो सब कुछ सेम है, दो वर्ड हैं, जीनस स्पीशीज, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, अंडरलाइन सेपरेटली। अगर लीनियस ने दिखा होता तो मैं LB लिखता, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा वर्सेस सिनोनिम सिस्टोपस कैंडिडा, ये एक्चुअली द राइट नेम है अगर हम पूरा लिखते हैं। इट कांट बी लाइक सिस्टोपस कैंडिडा सिनोनिम एल्ब्यूगो कैंडिडा। लॉ ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि जिस नेम को पहले दिया गया था, जिसको पहले पब्लिश किया गया था, वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा वाला जो होगा या तो वो उसके बाद लिखा जाएगा या एज ए सिनोनिम वो ट्रीट किया जाएगा। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है कि हम दो को यूज करके ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि बाइनोमियल के बाद क्या आया, जैसे जैसे हमने प्लांट का इंप्रूवमेंट किया, आगे आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। ओके, रेनी देवी ने पूछा है सर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इश्यूड इन सिस्टेमा नेचुरे। सर स्पीशीज प्लांटेरम भी बुक भी, सर क्या चीज है, नेम है, यस स्पीशीज प्लांटेरम बेटे बुक का नाम है,
और एल्बिगो कैंडिडा ये फंगी का नाम है ना। तो ये फंगी है, तो फंगी के हिसाब से आपको चीजें याद रखनी है ना। जहां तक स्पीशीज प्लांटेरम की बात है, ये भी बुक है, लिनियस ने लिखा है, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे। सो दीज आर द डिफरेंट बुक्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिस्टमा नेचुरे इसलिए है क्योंकि वो एनसीईआरटी ने दे दिया है ना। वेरी सिंपल है कि जो भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले देखनी है ना। तो सिस्टमा नेचुरे इसलिए याद रखना है क्योंकि वो लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इंपॉर्टेंट है। लिनियस की बहुत सारी बुक है, ही इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उनमें से स्पीशीज प्लांटेरम भी है ना। और आगे आप जेनेरा प्लांटेरम भी पढ़ेंगे, तो ये तो बुक्स हैं ही, ये भी बुक्स के टाइटल ही हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे जैसे मान लीजिए इम्प्रूवमेंट हुआ, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हुआ, आप एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ते हैं, आगे प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट किया, जब हमने डोमेस्टिकेट किया तो जीनस और स्पीशीज के लिखने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। लाइक जैसे वीट की अलग अलग वैरायटी है, कैबेज की अलग अलग वैरायटी है, मस्टर्ड की अलग अलग वैरायटी है, तो अगर आप उन वैरायटीज को मेंशन नहीं करोगे तो सारे प्लांट एक जैसे हो जाएंगे। इन दैट केस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर एक और नाम आया, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक नेमिंग का तरीका और आया और उसको हमने नाम दिया है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल में क्या है कि एक वर्ड थर्ड नंबर पे ऐड हो जाएगा एंड दैट थर्ड वर्ड डिनोट्स सब स्पीशीज। सब स्पीशीज का मतलब क्या है, इट्स ए कैटेगरी बिलो स्पीशीज। स्पीशीज के नीचे जो भी कैटेगरी आएगी उसको आप सब स्पीशीज बोलेंगे। लिखने के तरीके सेम है, लाइक कि वो थर्ड वर्ड है तो उसे लिखा जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा या इटैलिक में प्रिंट होगा, स्मॉल लेटर से होगा, एवरीथिंग इज सेम। जो बाइनोमियल में थे वही रूल्स फॉलो किए गए ट्राइनोमियल में, बट यहाँ पे एक मेजर चेंज ही आया कि बाइनोमियल में साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, ट्राइनोमियल में साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स एंड दैट थर्ड वर्ड डिनोट्स द कैटेगरी बिलो स्पीशीज। आप उसे सब स्पीशीज बोल सकते हैं या वो सब स्पीशीज एपिथेट कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एक पेरेंट प्लांट है दैट इज ब्रेसिका, कैपिटल बी अंडरलाइन हो गया। स्पीशीज क्या लिखेंगे, ओलेरेसिया। अब आगे यहाँ पे लिखा है कैपिटाटा, थर्ड वर्ड है जो सब स्पीशीज है, अंडरलाइन है, सी स्मॉल है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे होगा ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बॉट्राइटिस, थर्ड क्या है, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, गॉन्जिलॉइडिस। तो अब ये 3 चीजें हैं, है ना। खोल क्या होती है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये सब आपने पूछा, यस मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। सो ब्रेसिका ओलेरेसिया, कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, गॉन्जिलॉइडिस, ये 3 चीजें। अब अगर हम मान लीजिए इसको जीनस स्पीशीज के हिसाब से देखते हैं, है ना, जीनस स्पीशीज के हिसाब से देखने का मतलब क्या है कि ब्रेसिका ओलेरेसिया तो हो गया जीनस स्पीशीज, ये तो पेरेंट प्लांट हो गया, ओरिजिनल प्लांट। अब प्लांट ब्रीडिंग से हमने क्या किया, इस ओरिजिनल प्लांट को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट किया, लाइक ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ये क्या है, दिस इज कैबेज। बॉट्राइटिस क्या होता है, कॉलीफ्लावर, गोभी हो गया। कॉन्जिलॉइडिस क्या होती है, खोल, गांठ गोभी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया। अगर आपको 10th की एनसीईआरटी का याद हो तो जहां पे इंप्रूवमेंट की बात की गई है तो वहां बताया गया था कि एक पेरेंट प्लांट है दैट इज ब्रेसिका ओलेरेसिया, समटाइम्स इसको वाइल्ड कैबेज भी कहते हैं। इसी प्लांट से हमने क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड्स को यूज करके अलग अलग प्लांट बनाए और वहां पे इमेज भी बनी है 10th की एनसीईआरटी में कि कैबेज बन गया, कॉलीफ्लावर बन गया, गांठ गोभी बन गया, ब्रोकली बन गया, ब्रूजल्स स्प्राउट्स बन गए, पर्पल कैबेज भी आता है, तो या केल भी आता है। तो ये जितने भी जितने भी वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं बेसिकली वो एक ही पेरेंट प्लांट से बने, दैट इज ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो अगर आप, सर दिस इज विधि ने बोला है
सर इज देयर एनी अदर नेम ऑफ खोल? खोल का नाम बेटे गांठ गोभी कहते हैं। अब मैंने वही क्या बोला कि लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से तो इसे गांठ गोभी कहते हैं, और बाकी इंग्लिश में तो इसे खोल ही कहते हैं। और पत्ता गोभी हो गया तो कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर आप जानते ही हैं। और इवन आप लिखना चाहें तो ये पूरी सीरीज है, लाइक अब आप कहें ब्रोकली का क्या है, फिर उस केस में ब्रूजल्स स्प्राउट का क्या है, तो बहुत सारे नाम आगे आएंगे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए लिखे ये एग्जाम्पल कि इन सबका पैरेंट प्लांट एक ही है, ब्रेसिका ओलिरेसिया। तो अगर आप थर्ड वर्ड नहीं लिखोगे तो कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों का बोटेनिकल नेम एक ही हो जाएगा। तो हमें कैबेज और कॉलीफ्लावर को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक थर्ड वर्ड को लिखना पड़ा, वो हमारी नीड बन गई कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, और उसके हिसाब से जो है वो ये एग्जिस्टेंस में आया। ये यूजुअली वहीं पे यूज करेंगे जहां पे आप क्रॉप इंप्रूवमेंट या एनिमल्स की ब्रीड बनाएंगे, तो वहां पे ये चीजें आती हैं कि हमें थर्ड वर्ड को डिनोट करना होता है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी ने पूछा है कि खोल का कलर कैसा होता है? बेटे ग्रीन कलर का ही होता है। एक ट्यूबरस सिस्टम होता है जिसका एडिबल पोर्शन है, कुछ लीव्स होती हैं वो छोड़ देते हैं। आप गांठ गोभी की इमेज अगर आप डाल के देखेंगे तो खोल लिखिएगा, टाइप करिएगा तो आपको इमेज दिख जाएगा अगर आप जानते होंगे तो। विवेक सर सेम क्वेश्चन एज दीपांशु विधि। ओके सर। अंशिका ने बोला ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। आपको पढ़ने नहीं है, कैम्बरसन नाम है लेकिन वो यूज नहीं है आपके लिए। मैंने आपको क्या बोला कि आपको जितना जरूरी है आप उतना पढ़ेंगे। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि हमें इन प्लांट्स के बारे में आगे कहीं ना कहीं यूज करना है, तो यही एग्जाम्पल भी याद रखना है। आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल होमोसैपियंस का लिख सकते हैं, दैट इज होमो, एनिमल में लिखना हो सैपियंस, सैपियंस सब स्पीशीज भी यही रखी गई है। और दूसरा है होमो सैपियंस निग्रोज। निग्रोज इज अफ्रीकन, जहां से होमोसैपियंस का ओरिजिन हुआ। और होमोसैपियंस सैपियंस अगर आप बोलेंगे तो वो बाकी के जितने भी निग्रोज अफ्रीकन है, और जो यूरोपियन मैन है वो होमोसैपियंस सैपियंस कहलाते हैं। ये हमारी रेसेस कहलाती हैं। जैसे आपने अभी मैंने बोला कि प्लांट्स में हम क्या करते हैं कि प्लांट्स में एक्चुअली हम वैरायटी यूज करते हैं, है ना। इन जनरल वर्ड यूज क्या कर लेते हैं कि वैरायटी आ गया। अब वैरायटी के बाद अगर आप उसको चीज को देखेंगे एनिमल्स में क्या करेंगे, तो एनिमल्स में मान लीजिए अगर डॉग्स है या कैटल्स है तो वहां पे ब्रीड वर्ड यूज करते हैं, है ना। ये भी सब स्पीशीज को हम ब्रीड बोलते हैं। ह्यूमन में क्या वर्ड यूज करते हैं, रेस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया या फंगी के लिए तो वहां पे स्ट्रेन वर्ड यूज किया जाता है। जो प्लांट एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं, उनके लिए हम वैरायटी या कल्टीवार यूज करते हैं। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है वो अलग अलग है, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर आप पूरे रूल्स पढ़ोगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, है ना। हमारा नॉमेनक्लेचर ही साल भर चलता रहेगा। तो ट्राइनोमियल में इंपॉर्टेंट ये कि थर्ड वर्ड डिनोट्स सब स्पीशीज, लिखने के तरीके सेम। इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग से जब हमने क्रॉप इंप्रूवमेंट और एनिमल ब्रीड्स बनाई तो उसकी वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। या ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर अलग अलग केस में अलग अलग है। मींस प्लांट का ट्राइनोमियल अलग है, एनिमल्स का ट्राइनोमियल अलग है, इस तरीके से भी आएगा। जैसे बाइनोमियल सबका कॉमन है। 17वीं सेंचुरी के टाइम पे जब ये बात आई 1750s के टाइम पे, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो वहां पे प्लांट एनिमल कुछ अलग अलग नहीं है। लेकिन जब आप आज मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लांट एनिमल माइक्रो बैक्टीरिया वायरस सब अलग अलग है, और इन सब के लिए प्रॉपर अथॉरिटीज हैं, इन सब के लिए ऑफिशियल कोड्स डिजाइन किए गए हैं जो इस चीज को गवर्न करते हैं कि किसी प्लांट एनिमल बैक्टीरिया वायरस या कल्टिवेटेड प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर क्या रखा जाएगा, उसके नाम देने में कौन कौन से, और ये सब ने अलग अलग प्रपोज किए। जैसे अगर आपने किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि सर ट्राइनोमियल किसने दिया था, है ना। अंशिका ने पूछा था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। फिर विधि ने रिप्लाई किया कि हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड प्रपोज्ड ट्राइनोमियल। सजेस्ट करना, प्रपोज करना और उसका डिस्कवरी का क्रेडिट देना, ये भी दोनों बातें अलग अलग है। किसी टर्म को कॉइन करना और उसको उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट देना, ये भी दोनों चीजें अलग अलग है। तो आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बिकॉज ये फिर अलग अलग आंसर्स आएंगे। इसके लिए आप इस नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, लाइक दिस इज द गाइडलाइन फॉर नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का नेम देंगे तो उसकी एक गाइडलाइन दी गई है, उसके भी रूल्स हैं।
इसीलिए नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हम केवल रूल डिजाइन करते हैं। मैंने रूल्स बना दिए, कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए, अब जो बाकी के टैक्सोनॉमिस्ट आएंगे वो मेरे रूल्स को सिर्फ फॉलो करेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, और ये सबके अलग अलग हैं। जैसे पहला है ICBN, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए यूज करना है ये, है ना? कि बॉटनी में जो नॉमेनक्लेचर आएंगे, प्लांट्स के जो नॉमेनक्लेचर होंगे वो ICBN के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सबके एक ही जैसे आएंगे, ऐसे ही ZN है, ICZN, दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब आप एनिमल्स के लिए यूज करेंगे तो अलग। फिर तीसरा है ICVN, या इसको ICTV भी कहते हैं, दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। वायरस के लिए अलग आएगा, वायरस के लिए आप सेम रूल फॉलो नहीं करेंगे। अगर इसको ICTV लिखा गया तो इसको यह भी कहा जा सकता है कि दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सो ICVN और ICTV दोनों यूज किए जा सकते हैं। सेम विद द केस ऑफ ICBN, अगर इस ICBN को देखोगे तो ये सेम आ जाएगा, यहां भी यही था। कंफ्यूजन ना हो तो इसको रिवर्स करके लिखा जाता है ICNB, दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर अगर आपको देना है तो प्लांट के नॉमेनक्लेचर से डिफरेंस होगा, ठीक है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग आएंगे, है ना? सुब्रो विश्वास ने लिखा है सर फॉर की जगह ऑफ आ गया है अब। ओके, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आएगा, और ये लास्ट में आएगा ICNCP, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। जैसे मैंने अभी लिखा ब्रेसिका वाला केस, कि जिन प्लांट्स को आप कल्टीवेट करते हैं, जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, उनके लिए ICNCP आएगा। तो ये ऑलरेडी ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है। इन सब में बाइनॉमियल के रूल तो आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक थे। 1758 से लेके और 2020 तक तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो उन बहुत सारे चेंजेस को हमें नहीं पढ़ना। लॉ ऑफ प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पढ़ाया। लॉ ऑफ प्रायोरिटी लीनियस के रूल्स में नहीं था। अगर आप ये कहें कि क्या लॉ ऑफ प्रायोरिटी लीनियस ने सजेस्ट किया था, तो नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया, क्योंकि लीनियस के टाइम पे तो यही था कि 1 वैलिड नेम होना चाहिए, 2 वैलिड नेम देने ही क्यों, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही क्यों करना। लेकिन बाद में उसकी भी जरूरत पड़ी कि 2 वैलिड नेम भी दिए जाएंगे और दोनों ही एक्सेप्टेड होंगे। दोनों ही जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, वो दोनों ही वैलिड नेम्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। एंड इन दैट केस क्या, फिर उस केस में पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, तो उसके लिए लॉ ऑफ प्रायोरिटी को अप्लाई किया गया। तो जैसे जैसे नीड आ गई, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि जब नीड अराइज होती है तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए जाते हैं। कई बार अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो कई बार कुछ चीजें इंक्लूड कर दी जाती हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो कई बार नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लाइक लॉ ऑफ प्रायोरिटी, वो हमने देखा। एंड सेम विद द केस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे आप जब नॉमेनक्लेट करेंगे तो उस नेमिंग में इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आएगा। ICBN, ZN, VN, TV और NCP, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये फिर आपको याद रखना है, गाइडलाइन फॉर द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर और रिलेटेड विद द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जितनी भी चीजें हैं वो हमें इस पॉइंट पे देखनी है ना। नॉमेनक्लेचर हो गया, एंड देन कम्स टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। अब अगर आप पूरा टॉपिक देखें, हमारा टॉपिक था सिस्टमैटिक्स वर्सेस टैक्सोनॉमी, तो हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ा, बिकॉज सिस्टमैटिक्स एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सिस्टमैटिक्स में आप कंपैरेटिव स्टडीज की बात कर रहे थे। अगर कंपैरेटिव स्टडीज है तो फिर वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें आप सैंपल लाइए और एग्जिस्टिंग से कंपेयर करिए, डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी स्टडीज को कंप्लीट करिए, एंड देन स्टेटस दीजिए कि यस इट इज स्टिल अननोन। एंड आफ्टर दैट हमारा आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हमें टैक्सोनॉमी पढ़नी है, हम आगे टैक्सोनॉमी ही पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो हमने देखा। क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का पार्ट है।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में आपको किंगडम पढ़ाए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको प्लांट किंगडम में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाए जाएंगे। तो वो चीजें भी हैं, बट उससे पहले हमें रूल्स पढ़ने हैं कि टैक्सोनॉमी को अगर हम देखें, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, तो फिर उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रूल बनाया गया दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे पहले एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट किया गया कि आप जब कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। दीज स्टेप्स आर बेसिकली 7 इन नंबर एंड दीज आर ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये ऑब्लिगेट है, कंपलसरी है, किसी भी क्लासिफिकेशन में ये 7 कैटेगरी होना जरूरी है। इसको भी लीनियस ने प्रपोज किया था, हालांकि लीनियस के टाइम पे 7 कैटेगरीज नहीं थी, तो हम वो नहीं पढ़ रहे कि लीनियस के टाइम पे क्या था, बट दिस इज ऑल्सो सजेस्टेड बाई लीनियस, सो इसको हम लीनियन हायरार्की भी कहते हैं। हायरार्की का मतलब है लैडर लाइक, स्टेप वाइज, एक के बाद एक क्या आएगा। सो बेसिकली ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज अभी हम इनको देखेंगे। इसी स्टेप वाइज अरेंजमेंट को आप टैक्सोनॉमिक और लीनियन हायरार्की बोलते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस हायरार्की में आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, किंगडम है, ये फर्स्ट है, फिर फाइलम डिवीजन सेकंड है, क्लास थर्ड, ऑर्डर फोर्थ, फैमिली फिफ्थ, जीनस सिक्स्थ, स्पीशीज सेवेंथ। सो दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। 7 है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेट। कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको इन चीजों से जाना ही होगा। सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी आएंगी। ऑब्लिगेट कैटेगरीज, तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी रहेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और ये सीरीज में ऐसे ही आएंगे। ये इनकी एक्चुअली पोजीशन है, ये क्या है, रैंक, दिस इज कॉल्ड रैंक। किंगडम ऑक्युपाइज फर्स्ट रैंक या पोजीशन बोल सकते हैं। फाइलम डिवीजन ऑक्युपाइज द सेकंड रैंक, क्लास ऑक्युपाइज थर्ड, ऑर्डर फोर्थ, फैमिली फिफ्थ, जीनस सिक्स्थ, स्पीशीज सेवेंथ। सो दीज आर द रैंक ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, ये दीज आर कैटेगरीज। ये जो आपने किंगडम से लेके और नीचे तक लिखा है, ये सब क्या है, ये कैटेगरीज हैं। किंगडम, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये 7 कैटेगरी के नाम हो गए। इनकी पोजीशन वो सीरीज में ही आएगी। किंगडम की पहली पोजीशन है, फाइलम की सेकंड, स्पीशीज की 7th, लाइक दिस। तो कैटेगरी हो गया, रैंक और पोजीशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है, कोई भी क्लासिफिकेशन आप लेंगे उसमें ये 7 कैटेगरी होंगी ही होंगी, है ना, ये 7 कैटेगरीज उसमें आएंगी ही आएंगी। बस इसके साथ क्या हो सकता है, देयर आर फ्यू इंटरमीडिएट कैटेगरीज। अब ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं वो भी होंगी ही होंगी। वो पर्सन टू पर्सन मींस टैक्सोनॉमिस्ट टू टैक्सोनॉमिस्ट डिपेंड करता है कि उसे अगर लगता है कि बीच में एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी है तो कर देगा, नहीं तो नहीं। जैसे किंगडम के बाद नीचे बीच में क्या आ गया, सब किंगडम आ गया, या ऐसे फाइलम से ऊपर आपने सुपर फाइलम लिख दिया, सब डिवीजन हो गया। यहाँ पे क्लास से ऊपर आपने सुपर क्लास बना दिया, या क्लास के नीचे सब क्लास बना दिया। सुपर ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, सुपर फैमिली है, सब फैमिली है, लाइक, या कोई और नाम भी हो सकता है। तो अगर कोई इंटरमीडिएट कैटेगरी है तो हो सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है। और फिर नंबर 7 नहीं आएगा, 7 तो तभी आएगा जब आप ये 7 कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ कैटेगरीज वेरिएबल है, बट ये नहीं हो सकता कि जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें से क्लास मिस कर दो, ऑर्डर हटा दो, फैमिली हटा दो, वो नहीं हो सकता। ये 7 तो रहेंगी रहेंगी, इसके अलावा अगर आपको ऐड करनी है, जरूरत लगती है तो ऐड की जा सकती है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस हायरार्की में नीचे जाएंगे, व्हेन वी गो डाउन लाइक दिस, आप जब किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो इंक्रीज होंगे।
जैसे ही आप किंगडम से स्पीशीज पे जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी, है ना। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है कि अगर हम दो किंगडम को कंपेयर करें और दो क्लास को कंपेयर करें, तो क्योंकि क्लास किंगडम से नीचे आ रहा है तो सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आप दो फैमिली को कंपेयर करोगे तो और ज्यादा हो जाएंगी, दो जीनस को कंपेयर करोगे तो और, दो स्पीशीज को लोगे तो और, इस तरीके से कि नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, है ना। जैसे मान लीजिए किंगडम हो गया, आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे अभी, प्लांट किंगडम हो गया, ठीक। प्लांट किंगडम में डिवीजन क्या है, एल्गी के लिए थैलोफाइटा आता है, बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिवीजन है। तो अगर मान लीजिए आपने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को कंपेयर किया तो दोनों के डिफरेंसेस तो होंगे, बट दोनों में कॉमन कैरेक्टर ये तो होगा ना कि दोनों प्लांट किंगडम का पार्ट है, तो कम से कम किंगडम की प्रॉपर्टी तो दोनों में आएंगी। ऐसे मान लीजिए आपने डाइकॉट और मोनोकॉट एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं, अगर आप एंजियोस्पर्म और की दोनों क्लासेस डाइकॉट मोनोकॉट को कंपेयर करोगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वो दो क्लासेस हैं इसलिए उसमें कॉमन क्या हुआ, किंगडम कॉमन हुआ प्लांट, और डिवीजन कॉमन हुआ एंजियोस्पर्म। आप मान लीजिए दो फैमिली को कंपेयर कर रहे हो, दो फैमिली हम कौन सी ले रहे हैं, मान लीजिए आपने सोलिनेसी फैमिली ले लिया और आपने मान लीजिए पॉलीमोनी ले लिया, या सोलिनेसी की जगह आपके सिलेबस में फैबेसी फैमिली है तो आप फैबेसी को ले लीजिए। तो जब आप दो फैमिली लोगे तो हो सकता है उनका ऑर्डर सेम हो, उनका क्लास सेम हो, उनका डिवीजन सेम हो और उनका किंगडम सेम हो। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना जो है वो कैरेक्टर सेम होते चले जाएंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ सिमिलरिटीज जो है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने कंप्लीट किया, इसके आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके इंडिविजुअल कंटेंट के बारे में, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लासिफिकेशन में हमें प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है, एनिमल किंगडम आप ऑलरेडी जू वाली सेक्शन में पढ़ते हैं। तो जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे आने वाले चैप्टर से ही लिए जाएंगे, या एनसीईआरटी ने कोई भी एग्जाम्पल इस कंटेंट में, इस टॉपिक में दिया है, देन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आगे कभी ना आए किसी चैप्टर में, लेकिन क्योंकि यहाँ दे रखा है इसलिए आपको वो याद करना है ना, आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो आगे की चीज़ें हैं कि टैक्सॉन क्या होता है, या आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किंगडम से लेके स्पीशीज तक क्या है, स्पीशीज को आप डिफाइन कैसे करेंगे और बाकी सारी कैटेगरी को भी कैसे डिफाइन करेंगे, एंड देन लास्ट में आएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, हमने टैक्सोनॉमी का एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो कंप्लीट किया, है ना, ये आपको याद रखना है। हरीश ने थैंक्स बोला है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टडीज को कंटिन्यू रखिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा क्लास के बाद, और नेक्स्ट क्लास में आए तो बस क्लास में आने से पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बस रिवाइज करके 5 मिनट आइएगा, तो हमें चीज़ों को रिलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।